जी हैं, ये इनकी भी सक्सेस स्टोरी मानी जाती है। देखो ये भी सब इन्वेस्टर हैं, देखो इन्वेस्टिंग से आगे बढ़े, बट कुछ चीजें ये है कि भाई शुरुआत में तो इनकी भी ट्रेडिंग थी। यार देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ठीक है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि इन लोगों ने जो जीवन में उखाड़ा हमने नहीं उखाड़ा, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन कभी कभार हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ना तो हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रामदेव सर जो बहुत ही फैंटास्टिक इंटरव्यू यहाँ पे दिया, उनका एक इंटरव्यू चला था 0 से 10,000 करोड़ में कैसे बनाया। एक आपने देखा होगा यूट्यूब पे काफी ज्यादा प्रचलित है, उसमें उन्हीं के वर्ड्स हैं, आप जाके चेक करो। वो कहते हैं कि वो हर्षद मेहता का एरा आया था तब 10 लाख रुपए थे, वो 30 करोड़ बचे, ऐसा कुछ बोला था। फिर उसके बाद वो 30 करोड़ वापस 10 करोड़ हो गया। आप जाके चेक करो हर्षद मेहता के एरा में अगर मैं साल 2 साल की होल्डिंग रखता हूं, कितने स्टॉक ऐसे थे जो 300 गुना 200 गुना हो गए। क्योंकि अगर हम 30 करोड़ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब स्टॉक तो ये था। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय पर एक सिस्टम था, बदला सिस्टम। बदला सिस्टम का अर्थ होता था 100x लेवरेज। आपके जेब में अगर 10,000 है, 10,000 इंटू 100 ओवरनाइट लेके जा सकते थे। वो बाद में हुआ 20 गुना। जब मैंने ट्रेडिंग चालू करी थी वो 40 गुना था, उसके बाद 20 गुना हुआ। आज जो हम 4 गुना बोलते हैं इंट्राडे पे मिल रहा है ना, उस समय पे 100 गुना था ओवरनाइट के लिए। बेस्ट पार्ट थी आप एक प्रीमियम देके अपने सौदों को पोस्टपोन कर सकते थे। फॉर एग्जांपल मैंने होल्ड किया, आपका लॉस में चल रहा है, यार ये तू 2% ऊपर ब्याज जैसे देते हैं, मतलब 2% रख लेगा और वो 2% वो भी बाद में देते थे। बोले आराम से देखेंगे, इतने में कुछ लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। तो पहली चीज बदला सिस्टम था। दूसरी चीज हम आपने राकेश जी की बात करी, ठीक है। राकेश जी के लिए क्या बोलते हैं 5,000 से 50,000 करोड़ बनाए। राकेश झुनझुनवाला जी ने खुद ने एक इंटरव्यू में कहा, एक इंटरव्यू आई प्यार से बोले, अरे राकेश जी क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हो यार, आपने देखा होगा। बोले इन्वेस्टिंग की बात करो, तो उन्होंने सीधे मुंह पे बोला राकेश झुनझुनवाला ने कि भाई 5,000 रुपए लेके आया था इन्वेस्टिंग करने के लिए, पैसा कौन लेके आया, तेरा बाप देगा मुझे, ऐसा राकेश जी ने बोला था वहां पे, सीधा सीधा बोला था। तो राकेश जी वाज ऑनेस्ट, उनको पता था। आप उनके जब लेट राकेश जी के फोर्ब्स का आर्टिकल भी पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता था ट्रेडर कम इन्वेस्टर। वो पोर्ट्रे नहीं करते थे। बड़े लोगों को करना पड़ता है एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि उनका एक पब्लिक अथॉरिटी होती है और एक रिस्पांसिबिलिटी रहती है। जब उनको पता है कि 95% लोग नुकसान करेंगे तो वो भोगी नहीं बनना चाहते कि कल को किसी को मौका मिले कि भाई इन्हें प्रमोट किया था मैंने, इसलिए करा, इनको देख के बन गए। इसलिए वो सेफ साइड, और वो सही भी है, एक मॉरल रिस्पांसिबिलिटी होती है बनने वाला। वॉरेन बफेट सर की बात करो, सबको लगता है वैल्यू इन्वेस्टिंग करिए, वॉरेन बफेट सर खुद ट्रेडर थे, आप जाके चेकआउट करो। प्रॉब्लम यही है हम लोग रिसर्च करते हैं नहीं, हम लोग बोली बात है। हाँ अब ये थोड़ी डीप रिसर्च होती है, इसको थोड़ा अलग लेवल से आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आप शायद करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वॉरेन बफेट सर स्टार्टिंग में इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर थे। उनके अगर स्टार्टिंग में अगर आप जाके देखोगे तो बफेट पार्टनरशिप होती थी। बफेट पार्टनरशिप में एवरेज होल्डिंग पीरियड 6 महीने से 9 महीने रहती थी किसी भी स्टॉक की, और 6 से 9 महीने वाला कभी भी इन्वेस्टर नहीं कहलाया जाता, उसको स्विंग ट्रेडर कहा जाता है। तो 6 से 9 महीने, और ये 20 साल तक उन्होंने चलाया था। उनका जीवन तब बदला था जब लेट चार्ली मंगर उनके कॉन्टैक्ट में आए थे। चार्ली मंगर ने बोला कि यार बफेट भाई देख तू बड़ा बन जाएगा लेकिन बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा, तेरे को कुछ करना पड़ेगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग से आगे निकलना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग। और तब उन्होंने बताया कि कोको कोला जैसी कंपनी अपन को लेके चलना है, फिर अपन को ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी लेना है जिससे अपन को डिविडेंड मिलते रहे और ग्रो होते रहे। तो बहुतों को लगता है कि वॉरेन बफेट सर इज बिकॉज ऑफ हिम। और दूसरी और एक चीज बता दूं, आपको क्या लगता है वॉरेन बफेट सर की सबसे बढ़िया स्किल क्या है? चलिए तो मुझे जो अब तक की लगी, जो खुद भी कहते हैं और जो मुझे अब तक की रिसर्च से लगता है, एक तो उन्होंने क्या किया था, पेशेंस एक तो बहुत है उनके पास, ठीक है, लंबी होल्डिंग करते हैं। सेकंड जो एक और चीज मैंने देखी थी कहीं पे कि उन्होंने जिन स्टॉक में इन्वेस्ट किया वो काइंड ऑफ मोनोपोली स्टॉक्स थे, उनके आसपास कोई था ही नहीं। तो अगर उन्होंने कोको कोला ले लिया तो उनको पता है कि यार कौन इसका कंपटीशन आ रहा है, और लेके बैठ गए तो फिर वो आगे के ग्रो ना, ये मोटा मोटी समझ में आती है। टेक्निकल आंसर एकदम करेक्ट, लेकिन ये रियल आंसर है ही नहीं। चलिए ये किताबों में भी नहीं मिलेगा, मैं बताता हूं। वॉरेन बफेट सर का सबसे बड़ा स्किल ये नहीं है कि उनको इन्वेस्टिंग आती है। वॉरेन बफेट सर का सबसे बड़ा स्किल है कि उनको अपनी उम्र बढ़ानी आती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अज्यूम करते हैं कि वॉरेन बफेट सर विदेश में नहीं, वो पैदा हुए दिल्ली में। दिल्ली गए हो ना, बहुत बढ़िया, दिल्ली में पैदा हुए थे। दिल्ली में जाएंगे तो दो ही चीजें खाएंगे वो तो रोज, एक होता है छोले भटूरे और दूसरा मोमोस। पूरी दुनिया भर के दिल्ली में ही खाते हैं। रोज उनको ट्रैवल करना है, लेट्स से किसी दिन स्टार्टिंग में तो मेट्रो में ही करना पड़ेगा उनको, और उसके बाद वो रोड पे जा रहे हैं। दिल्ली में आपको वैसे भी पता है ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चलता है, वो ले रहे हैं रोज। पहली चीज मुझे बताइए, वॉरेन बफेट सर 40-45 के बाद जी पाते हैं? बहुत कम चांसेस है अगर वो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। चलो मान लो वो योगा करते थे तो वो जी रहे हैं, 60 रह जाते हैं। पर अब हम चलते हैं एक किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी, और उसमें एक चीज काफी अच्छे से मेंशन है। इंस्टाग्राम पे लोगों ने कांचा बादाम पे डांस करके इसको पीछे लगाया हुआ है कि भाई बफेट सर ने सबसे ज्यादा अपना वेल्थ 60 के एज के बाद बनाया। खुदा ना खास्ता अगर 60 के पहले बफेट सर रह जाते, दिल्ली में रहते, तो आज कोई जानता भी नहीं वॉरेन बफेट सर कौन है। द फर्स्ट पॉइंट, जितने लोग यहाँ पर उचक रहे हैं ना कि हम एसआईपी कर रहे हैं 12 साल की 15 साल की उम्र में एसआईपी कर रहे हैं क्योंकि कल हम वॉरेन बफेट, भाई तुम एसआईपी करके हर दूसरे दिन मैगी खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, तुमको बचना 50 साल है, तुम्हारी कंपाउंडिंग का असली पावर तो 60 साल के बाद चलना है, जो बिलियन वाला, मिलियन तो बन जाओगे, बिलियन बनने वाला 60 के बाद है, तुम बचोगे नहीं, क्या बनोगे तुम वॉरेन बफेट सर। द बिगेस्ट एट्रीब्यूट वॉरेन बफेट सर का है 65 इयर्स ऑफ कंपाउंडिंग। तो काफी सारे लोग कहेंगे इन्वेस्टिंग, देखो जब आपके पास इतना बड़ा टाइम हो जाता है ना तब आप मिस्टेक्स भी कर सकते हो, कंपाउंडिंग सब कर सकते हो। पहला रीजन ये है। दूसरा है ओवरियन लॉटरी, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये एक सिंपल सी चीज होती है, जैसे हम बायोलॉजी में बात करें तो ओवरी क्या होती है सबको पता है, ठीक है। तो बफेट सर खुद कहते हैं कि मैं उस समय पे अमेरिका में पैदा हुआ जब अमेरिका पूरा बना नहीं था, डेवलप हो रहा था। मैं उस समय पे अमेरिका में पैदा हुआ ऐसे घर में जिसके पास मुझे खाने के लिए रोटी थी, कपड़ा पहनने के लिए था। मैं उस समय पे पैदा हुआ जब मेरे घर वाले इतने पोटेंशियल रखते थे कि हर बंदे को समय पे वॉर पे भेज दिया जाता था, घर पे उठा के मेरे को नहीं भेजा जाता था। मैं उस समय पे पैदा हुआ जब मेरे पिताजी लॉयर थे, अच्छे से फाइट कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टी, तो मैं काफी ज्यादा लकी था। आज के समय पे ओवरियन लॉटरी किसको कहेंगे? जिसके हाथ में एक सेल फोन है, जो ये वीडियो देख रहा है, लाइक कर रहा है, जिसके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, जो कहीं से ज्ञान ले रहा है, वो एक लॉटरी का भाग है। ये सब सुसाइड तो पागल है। ये इसमें ओवरियन लॉटरी में 2-3 चीजें ऐड की थी उन्होंने, हाँ, कि मैं मेल हूं, ये बड़ी बात है, मैं व्हाइट हूं, ये बड़ी बात, कि मैं फीमेल होता तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आपको पता है, मैं अगर ब्लैक होता तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मैं अमेरिका में की अफ्रीका में होता तो क्या होता मेरा। तो वो सारी चीजें, क्योंकि 1960 के पहले, जब तक 64 में तो सिविल राइट्स हुए थे, उसके पहले तो ब्लैक जो विमेन, पहले ब्लैक छोड़ो विमेन की बात करते हैं, 1960 से पहले तो हार्वर्ड में एंट्री नहीं मिलती थी विमेन को। तो भैया अगर जो हार्वर्ड से ड्रॉप आउट भी हो रहे हैं, जैसे हम बिल गेट्स की बात करते हैं, जकरबर्ग की बात करते हैं, अगर ये पहले पैदा हो गए होते तो ये इनको मौका ही नहीं मिलता। लाइकवाइज जैसे मैं हमेशा कहता हूं, बिल गेट्स के साथ एक और क्या फायदा था, जैसे हम वॉरेन बफेट की बात करें, बिल गेट्स के साथ फायदा था, बिल गेट्स अगर इंडिया में पैदा होते कोई नहीं जानता, जो इधर आके पंप अप होता ना कि हम ड्रॉप आउट हो जाएंगे, बिल गेट्स बने। अरे भाई बिल गेट्स इधर पैदा होते तो नहीं होता, क्योंकि सिंपल सी बात है, बिल गेट्स को एक्सेस मिल गया था कंप्यूटर का
बाय द एज ऑफ 13 14 1960 70 के आसपास बेसिक जो बड़ा टाइम फ्रेम वाला कंप्यूटर उनको मिल गया था। इंडिया में तो 1985 में आया, तो इंडिया में अगर वो पैदा उसी समय पे होते तो 31 साल में तुमको पहली बार एक्सेस मिलता। तो वो बहुत बेसिक चीज मिलता है। 85 में कौन सा आम आदमी के हाथ में आ गया था? 85 में तो गवर्नमेंट के हाथ में, और बड़े इंस्टीट्यूशन के हाथ में। और दूसरी बात मैं बता दूं, वो जो स्कूल में जाते थे ना, जैसे हमारे इधर के बड़े बड़े जो पॉश स्कूल्स बोलते हैं ना, वो उधर थे, उनका एकमात्र स्कूल था जहां पे कंप्यूटर था। तो लाइकवाइज ओवरऑल लॉटरी कहिए, जो भी कहिए, राइट टाइम पे राइट जगह। एब्सोल्युटली। जैसे मैं कहूंगा कि राहुल भाई जो आज से 4-5 साल पहले इंटरनेट की एरा को आ गया उसमें, तो वो एक लक भी था। काफी सारे लोग उसको इनकैश नहीं सोचने में ही रह गए 5-5 साल तक। वो आज सोचते अरे यार काश हमने ये किया होता तो आज भी हम इधर होते, ये वो उधर गए। तो ये वाली चीज थी। तो अगेन कमिंग टू दिस थिंग, वॉरेन बफेट सर की लॉन्जिविटी इज द स्किल। सेम था उनके जो लेट पार्टनर 99 में आउट हो गए, चाहे वो सचिन तेंदुलकर जैसा हो गया उनका, बट उनका भी यही चीज था। और वो भी काफी मल्टी डिसिप्लिनरी थे। उनका वो हमेशा कहते थे एक स्विस नाइफ जैसे बनो। चार्ली मंगर हमेशा कहते थे, ग्रेट इन्वेस्टर, एक स्विस नाइफ जैसे बनो। आपको आज के जीवन में बेसिकली वो इनडायरेक्टली कह रहे थे, कलयुग में अगर जीना है तो केवल इन्वेस्टिंग ही आना चाहिए। आपको इन्वेस्टिंग आनी चाहिए, थोड़ी साइकोलॉजी आनी, थोड़ी फिलोसफी आनी चाहिए, थोड़ी बायोलॉजी आनी, थोड़ी मेडिकल, क्योंकि आप कब कहां फंस जाओ आपको नहीं पता। तो ये वाली चीज है। तो अगर नटशेल में आपके उस सवाल का जवाब दूं कि क्या बेटर है, ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर, दोनों सही है, पर पहले अपने पोटेंशियल को नापो। दूसरा कैपिटल बनाओ, अगर ट्रेडर बनना है तो कैपिटल बनाओ। इन्वेस्टिंग में 70% लोग अगर होल्ड करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं पैसा बन जाएगा। एक सिंपल सा है, मॉर्निंग स्टार रिसर्च एक मैगजीन है, बहुत फेमस है। मॉर्निंग स्टार वालों ने छोटी सी रिसर्च करी। उन्होंने बोला कि भैया येलो पेजेस तब चलते थे, उन्होंने येलो पेजेस लिए और डायरेक्टरी खोल ली। बोले भाई जितने भी इन्वेस्टर्स थे हमारे लिस्ट में मैच करो, उनको कॉल लगाओ। अब उन्होंने कॉल लगाया, अब उनको बकायदा करीब 10,000 ऐसे अकाउंट मिले जो बहुत अच्छे कंपाउंडिंग में पैसा बनाए। तो उन्होंने बोला ये 10,000 को लगाओ भाई। अब जान के हैरान हो जाओगे, वो 10,000 लोगों को कॉल कराया, उनमें से 9,500 लोग मर गए थे। वो अकाउंट खोल के मर गए थे, तो उनकी कंपाउंडिंग चल रही थी। और 500 में से 300 लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला अरे यार हमने अकाउंट खोला तो हम तो भूल गए। तो समझ लो, इन्वेस्टिंग में आपको होल्ड करना पड़ेगा। बिजनेस की तरह ट्रीट करो। कोई भी बिजनेस 6 महीने 1 साल में ग्रो नहीं करता। और बहुत लोगों ने क्या होगा, 2020 में जिसने भी इन्वेस्ट किया पैसा बनाना, अ लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज लक विद स्किल। आपको समझना पड़ेगा वो लक था। 4 साल में उनको ऐसा लग रहा है कि अरे हमको तो सब आता है, हम तो आम ब्रह्मास्मि, मैं जिस शेयर पे हाथ लगाता हूं ना वो उड़ जाता है। देख मैंने रिसर्च करके सेक्टर लिया था, तो भाई अभी हर सेक्टर हर शेयर उछाले मार रहा है। अभी थोड़े दिन रुक जा, फिर बताएंगे। तो एक बेयर मार्केट आने दो, एक आने दो, फिर इनको पता लगेगा भैया क्या हो रहा है। अरे एक थोड़ा रशिया यूक्रेन, वो पुतिन भाई साहब कभी भी कुछ भी डाल देते, उतने में थोड़ा सा होने के बाद आधे लोग हिल जाते हैं वहां पे। एक बार एक बड़ा बेयर जापान में आपने देखा ना क्या हुआ। सोचो गलती से अगर वैसा चीज हो गया, 25 साल तक कोई रिटर्न नहीं दिया था जापान के मार्केट ने। वहां पर रियल एस्टेट का बूम चल रहा था, हर बंदे ने रियल एस्टेट पे लगाया था। एक मान के चलो, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूं तो 1 लाख स्क्वायर फीट पे चल रहा था वहां पे दाम एक समय पे। वो पीक आउट हो गया वहां पे। उसके बाद 25 साल तक कोई रिटर्न नहीं दिया। इस साल जाके उस लेवल को तोड़ा हुआ है। अब आप सोचो अपने मार्केट में मार्केट भैया 25 साल छोड़ो, आप 25 दिन तक आपको रिटर्न नहीं मिलता, 25 महीने नहीं मिलते, आप लोग निकल जाते हैं वहां से। मैं कह रहा 3 महीने के अंदर सर ये वो शेयर लिया था चल नहीं रहा, वो 2-5 रुपए ऊपर 2-5 नीचे होता है, क्या करें, निकाल दे क्या? कुछ और बताओ। ये है कहानी। एग्जैक्टली। तो कुल मिला के ऐसा कि ट्रेडिंग अपनी जगह सही, मतलब कुल मिला के जिसने ट्रेडिंग को पेंट कर दिया कि खराब चीज है, बेकार चीज है, वो नहीं है। ट्रेडिंग में सही चीज है, बस सही अमाउंट से करो, सही स्ट्रेटजी से करो। तो कोई व्यक्ति अभी वीडियो देख के जो 4 वीडियो से निराश हो गया था कि ट्रेडिंग खराब है सकता है, वो आपकी वीडियो से उसको लगा कि यार ट्रेडिंग में अगर समझदारी से की जाए तो एक कैपिटल बनाएगी, बाद में उस कैपिटल को इन्वेस्ट किया जा सकता है, अच्छे लेवल पे ट्रेड किया जा सकता है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस एक लाइन इधर ऐड करूंगा अपने ना। देखो मार्केट में जो मैंने आज तक 11-12 साल से समझा हुआ है, जो एक बिगिनर रहता है या रिटेल प्लेयर होता है वो भागता है एक्यूरेसी के पीछे, एक प्रोफेशनल प्लेयर भागता है एज के पीछे। तो अपना एक एज समझो। जैसे मुझे एक चीज समझ में आई कि ऑप्शन बाइंग मेरी एज नहीं है, स्कैल्पिंग है बट बाइंग नहीं है। बाइंग में मैंने नुकसान किया, तो मैंने वो चीज डिसाइड करी कि भाई उस चीज से निकलना बेटर है, क्योंकि मैं कैश स्विंग में उससे कहीं ज्यादा पैसा बना रहा हूं। जब मैंने अपने आप को एनालाइज किया, तो ऐसे ही अपने आप को समय दो, परखो कि भाई मेरी एक्चुअल पावर क्या है। शाहरुख खान को पता है कि मैं रोमांटिक मूवी ऐसे हाथ करके चला सकता हूं। अक्षय कुमार को पता है कुछ भी एक्शन का और कॉमेडी करवा दो मैं वहां पे चला सकता हूं। रणवीर सिंह को पता है सर्कस वाले कोई भी काम करवा लो मैं चला सकता हूं। तो सबने अपने पोटेंशियल को समझा, वो उस जॉनर की मूवीज उठा रहे हैं। आयुष्मान खुराना को पता है कि सोशली सेंसिटिव टॉपिक्स को अगर मैं उठाऊंगा तो मैं वहां पे चलूंगा। वो ऐसे नहीं कि वो दे आर एवरीवेयर, हल्का फुल्का टच जरूर करते हैं, बट वो सोच समझ के। तो आप अपना एज समझो और उसको फोकस करो। इसको वॉरेन बफेट की भाषा में सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस। हां, सर्कल ऑफ तुम्हारा सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस है, ये तुमसे होता है तो करो, नहीं होता तो दूर, और जिसमें एक्सपर्ट मत बनो। तो बेसिक टिप्स की तो पहला टिप हो गया कुल मिला के कि भैया एक तो बढ़िया कैपिटल से ट्राई करना। छोटे-मोटे 5-10 हजार से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। 5-10 हजार से तुम सीख लो, लेकिन जब तक तुम सीरियस ट्रेडिंग की बात करोगे तो मोटी कैपिटल लेके आना। दूसरा सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस में करना, सीखते टाइम देख लो क्या चलता है क्या नहीं चलता, सीखने के बाद सीरियस मनी पे आना। और कोई स्ट्रेटजी पर्टिकुलर आप किसी को सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो, और टिप अगर एक बिल्कुल बेसिक मैं कहूं, लेवरेज से जितना हो सके दूर रहो। लेवरेज क्या होता है? बोरोइंग। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं ऑप्शन करता हूं लेकिन लेवरेज नहीं। ऑप्शन इटसेल्फ इज अ लेवरेज इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप 10,000 में इतना ज्यादा बड़ा माल ले लेते हो। अगर आप किसी स्टॉक का 1600 क्वांटिटी उठा ले रहे हो 10,000 रुपए में, तो कहीं ना कहीं वो लेवरेज है। फ्यूचर और भी ज्यादा लेवरेज है। तो आप अगर लेवरेज के साथ खेल भी रहे हो तो हेजिंग एक शब्द होता है, इंश्योरेंस करो अपनी आपकी। हेजिंग के बिना इस चीज में मत उतरो, बिकॉज अदरवाइज कल को कब क्या गिर जाए। अभी फॉर एग्जांपल हाल फिलहाल में एक केस चल रहा है क्रिकेटर का, लोग नाम गेस करेंगे, जब रिकॉर्ड हो रहा है तब वो चल रहा है, ठीक है। अभी वाद विवाद चल रहा है कि भाई 70% उनकी बीवी लेके चले जाएगी। ये खैर आजकल नया ट्रेंड चल रहा है। उधर हमारे बेजोस भैया की उधर से शुरुआत हुई थी और आजकल इंडिया में भी पहुंच गया। रेमंड्स में हां बिल्कुल, रेमंड्स में भी चल गया है। रेमंड्स वाला तो सही है वैसे, उस पे भी अगर आप बोलोगे तो यार पिताजी को आप रिस्पेक्ट अगर नहीं करोगे ना, सबसे बेकार जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, आप उसी को इस तरह कर रहे हो। पिताजी ने तो भरोसे से आपको पूरा शेयर ट्रांसफर किए थे, उसके बाद मैं तो रेमंड को कुछ लेना ही बंद कर दिया। मैंने भाड़ में जा, तो कुछ भी हो जाए। पापा के साथ फोटो डाली थी तो भी नहीं लेंगे अब तो ये वाली। पापा के साथ फोटो डाली तो अच्छा लगा, सोशल मीडिया ने कहा वेरी गुड, अच्छा है चलो कब तक कल आई। अगले दिन पापा ने कहा कि अरे फालतू फोटो डाली है इस पे मत जाओ, तो पापा भी चिढ़े, पापा ने कहा छोड़ो इसको, क्योंकि पीआर के पैसे पापा को नहीं मिले। पापा कह रहे मैं बहू को डबल आशीर्वाद दे रहा हूं। एग्जैक्टली, बहू मेरे साथ बस और सही कर रहे हैं पापा। मैं तो चाहता हूं बहू जीत जाए उसमें, मतलब किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, बट ठीक है यार जो भी हो, अपने माता पिता अपने जगह पे सही रहते हैं जो भी हो। तो ये लेवरेज है। तो आप अभी